हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनी जीएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2026 के एजुकेटिव बेस्ड जीके का क्लास 9 करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैंने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एजुकेटिव बेस्ड जीके का क्लास स्टार्ट किया है, जहां पर हमने ऑलरेडी 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। आपको क्लास 1 से स्टार्ट करना है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 25 MCQs करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5 करंट अफेयर्स भी यहाँ पर हम रिवाइज़ करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 8 to 9 करंट अफेयर्स रिवाइज़ करेंगे, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता जाए। तो ये एक्सक्लूसिव बैच का पार्ट है। क्लासेस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसके जो नोट्स होते हैं वो बैच में मिलते हैं। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है और पढ़ करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, द हर्मिका ऑफ ए स्तूप इज द सिंबॉलिक अबोर्ड ऑफ द गॉड्स लोकेटेड एट द टॉप। स्तूप का हर्मिका देवताओं का प्रतीकात्मक निवास है जो सबसे ऊपर स्थित होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द हर्मिका इज वेयर रेलिक्स ऑफ द बुद्धा वर यूजुअली केप्ट। हर्मिका वह स्थान है जहां आमतौर पर बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। हर्मिका को अबोर्ड ऑफ द गॉड्स माना जाता है, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ पर अब हम स्तूप के रिलेटेड सभी स्ट्रक्चर को जानेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्तूप का इमेज देखना है, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। इसको आप थोड़ा 3D में इमेजिन करेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। कोई भी जो स्तूप होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सर्कुलर बेस देखने को मिलता है। ये जो बेस होता है इसको मेधी कहा जाता है, और इसी में एक पॉट होता है जहाँ पर बुद्धा के रिलिक्स रखे जाते हैं। और ये जो बुद्धा के रिलिक्स हैं, इनको कवर कर दिया जाता है अंड से। यहाँ पे ये एग शेप का है, इस वजह से इसको अंड कहा जाता है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का हर्मिका दिखेगा, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा पोल निकलता हुआ दिखाई देगा, जिसको यष्टि कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 छतरी भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इनका क्या मतलब होता है इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको गेटवे भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी डेकोरेटेड होते हैं, तो इसको हम तोरण कह देते हैं। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले है अंड। ये है सेमी सर्कुलर हेमीस्फेरिकल माउंड, जो कि सिंबलाइज करता है इनफाइनाइट स्पेस ऑफ द यूनिवर्स को, यानी यूनिवर्स का जो अनंत स्पेस है उसको सिंबलाइज किया जाता है अंड के द्वारा। सेकेंड यहाँ पे आता है हर्मिका। हर्मिका जो है रेक्टेंगुलर नहीं है, ये स्क्वायर रेलिंग होता है, जो कि आपको ऊपर देखने को मिलेगा, और इसी को कहा जाता है अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि भगवान का ये निवास होता है, जो कि आपको यहाँ पर स्क्वायर शेप में दिख रहा है। ये अंड के ऊपर में बनाया जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है यष्टि। ये एक सेंट्रल पिलर या फिर मास्ट होता है, जो कि हर्मिका के ऊपर होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो हर्मिका आपको दिख रहा है, इसी में ये जो पिलर निकला हुआ है ना, इसी को यष्टि कहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यष्टि यहाँ पर सिंबलाइज करता है अर्थ और गॉड के बीच के कनेक्शन को। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो यष्टि है, यहाँ का सेंट्रल पिलर, ये क्या बताता है। तो ये जो अर्थ और गॉड के बीच का रिलेशन है उसको बताता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है छत्र। आपको जो 3 अम्ब्रेला लाइक डिस्क देखने को मिला है यष्टि के ऊपर, उसको छत्र कहा जाता है। और यहाँ पर 3 छत्र होते हैं, जो कि बुद्धिज्म के
त्रिरत्न को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पर आप इमेज भी साथ में देखते जाइए, तब भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ये जो 3 डिस्क शेप की चीज़ें दिख रही हैं, ये यहाँ पे है छतरी, और ये छतरी बुद्धिज्म के त्रिरत्न को सिंबलाइज करते हैं। अब ये त्रिरत्न कौन कौन सा है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये त्रिरत्न होता है बुद्धा, द धम्मा एंड द संघ। बुद्ध को सिंबलाइज किया जाता है, धम्मा यानी कि जो टीचिंग्स है उसको सिंबलाइज करते हैं, संघ यानी कि जो कम्युनिटी है उसको इन्हीं 3 छत्रीस के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। अगला यहाँ पे आता है वेदिका। ये बाउंड्री वॉल या फिर रेलिंग होता है जो कि पूरे स्ट्रक्चर के किनारे किनारे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो वेदिका है इसमें आपको एंटर करना है तो गेटवे भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो उनको हम तोरण कहते हैं। इस स्तूपास में आपको 4 गेटवेज देखने को मिलते हैं जो कि 4 डायरेक्शन में होते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेरेमोनियल गेटवेज यूजुअली 4 होते हैं फेसिंग द कार्डिनल डायरेक्शन। तो ये आपको हर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, जो 4 डायरेक्शन होते हैं। ये ऑफन हैवली इसको कार्व किया जाता है, यानी बहुत ही डिटेल चीज़ें यहाँ पर कार्विंग की जाती हैं, जैसे कि बुद्धा के प्रीवियस लाइफ यानी कि जातक टेल से रिलेटेड स्टोरीज को तोरण पर बनाया जाता है। अगला यहाँ पे आता है मेधी। तो ये सर्कुलर टेरेस या फिर पाथ फॉर द प्रदक्षिणा होता है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये स्तूपास जो हैं ये प्री बुद्धिस्ट बरियल माउंड से ओरिजिनेट हुआ है, वहीं से स्तूपा का कॉन्सेप्ट निकल करके आया है। यहाँ पर अगर हम मटेरियल की बात करें तो पहले जो स्तूपास बनाए जाते थे अशोका के टाइम पर, उसको बर्न्ट ब्रिक से बनाया जाता था, लेकिन बाद में जब शुंग और सातवाहन डायनेस्टी आती है तो स्टोन से यहाँ पर इसको बनाया जाने लगा। ये जो स्तूपास हैं ये किसको सिंबलाइज करते हैं, तो ये सिंबलाइज करते हैं कि बुद्धा मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। सांची स्तूपा के गेटवे की बात करें तो यहाँ पर 4 तोरन्स देखने को मिलेगा सांची में, जिसको कि सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, सांची स्तूप बनवाने का काम अशोका ने किया था, लेकिन उसमें जो 4 गेट्स आपको देखने को मिलेगा वो सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा ऐड कराया गया था। इसके अलावा सांची स्तूप जो है इसको 200 का जो करेंसी नोट है हमारा, उसके पीछे बनाया गया है, फीचर किया गया है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपको ये जो हेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा ये इनफाइनाइट स्पेस ऑफ द यूनिवर्स को सिंबलाइज करता है, इसको अंड कहते हैं। यहाँ पे जहाँ आप घूमते हैं उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। गेटवे जहाँ से एंटर करते हैं उसको तोरण कहते हैं। वेदिका जो होता है ये एक तरीके से रेलिंग होता है। यहाँ पर आपको ये जो स्क्वायर शेप की चीज़ दिखेगी इसको अबोर्ड ऑफ गॉड माना जाता है, इसको हर्मिका कहते हैं। इसके ऊपर ये जो पिलर लगा हुआ है इसको यष्टि कहते हैं, और इसमें जो 3 डिस्क लगे हुए हैं उनको छतरी कहा जाता है, जो कि बुद्धिज्म के त्रिरत्न को सिंबलाइज करते हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्तूप हैं और वो किस वजह से जाने जाते हैं। इसके अलावा इसी के साथ में बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी मोनेस्ट्रीज हैं उनको भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट स्तूपास हैं उनका मैप दिया हुआ है, इसको आप नोट्स में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी मोनेस्ट्री होगी इसका भी इमेज लगा हुआ है, जिससे कि मोनेस्ट्री भी आपको याद हो जाए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्तूपास एंड देयर लोकेशन इन इंडिया की। जब भी हम स्तूपास की बात करेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा महाबोधि स्तूप, जो कि बोध गया बिहार में लोकेटेड है। ये वही साइट है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम जी को एनलाइटनमेंट मिला था, जिनको हम गौतम बुद्धा कहते हैं। इसके अलावा सांची स्तूप की बात करें तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसको अशोका के द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर जो 4 तोरन्स लगे हुए हैं वो सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा ऐड करवाए गए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है धामेक स्तूप। ये सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, तो फर्स्ट सरमन की वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है भरूत स्तूप। ये मध्य प्रदेश की सतना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
इसको जाना जाता है इसके डिटेल्ड स्टोन कार्विंग्स के लिए, जो कि मोस्टली इस टाइम पर इसके रुइंस यानी कि अवशेष बचे हुए हैं। अमरावती स्तूप की अगर हम बात करें तो ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के। इसको सातवाहना के टाइम पर बनवाया गया था एंड इट इज़ फेमस फॉर वाइट मार्बल कार्विंग। तो ये वाइट मार्बल कार्विंग की वजह से इम्पॉर्टेंट है। पिपरावा स्तूप की अगर हम बात करेंगे तो ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी दी ओल्डेस्ट स्तूपा कंटेनिंग एक्चुअल रिलिक्स ऑफ द बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धा का एक्चुअल रिलिक्स है वो इसमें रखा गया है और ये ओल्डेस्ट स्तूपा माना जाता है। अब हम यहाँ से कुछ रीजनल स्तूपास की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नाम आएगा धौलीगिरी शांति स्तूपा का, जो कि उड़ीसा में है और ये वाइट पीस पगोड़ा की वजह से जाना जाता है और ये हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, शांति स्तूपा का नाम से आपको इंडिया में 3 to 4 स्तूपास देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से आपको 2 का नाम याद रखना है। एक जो शांति स्तूपा है वो लद्दाख में है, धौलीगिरी शांति स्तूपा ओडिशा में लोकेटेड है। रामभर स्तूप जो है ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और ये माना जाता है कि ये लॉर्ड बुद्धा का क्रीमेशन साइट है। क्लीमेंट टाउन स्तूपा की बात करेंगे तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। इसको ग्रेट पीस स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है और ये जो मिनरोलिंग मॉनेस्ट्री है उसी के अंदर लोकेटेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी कन्फ्यूज़न आएगा कि नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री तो अलग है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री अलग हो जाएगा, मिनरोलिंग मॉनेस्ट्री अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बोचानकोंडा स्तूपा, ये आंध्र प्रदेश में है। ये रॉक कट केव है और स्तूपा भी है, जो कि 4th to 9th सेंचुरी AD में बनवाया गया था। सोनारी स्तूपा जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये एक मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 2 मेजर और 5 माइनर स्तूपास देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं सोनारी स्तूपा के बारे में। अब हम यहाँ से बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ की। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में आपने सबसे इम्पॉर्टेंट मॉनेस्ट्री का नाम सुना होगा, वो है तवांग मॉनेस्ट्री। ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में और ये इंडिया का लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। यहाँ पे तिब्बतन स्टाइल आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। हेमिस मॉनेस्ट्री और थीक्से मॉनेस्ट्री जो है ये दोनों लद्दाख में लोकेटेड हैं, लेकिन आप थीक्से मॉनेस्ट्री से ये याद रखेंगे कि जो तिब्बत में पटोला पैलेस है ये उसी की याद दिलाता है, यानी थोड़ा बहुत उसी तरीके से बना हुआ है। दिस मॉनेस्ट्री इज़ नोन फॉर इट्स 12 स्टोरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर 12 स्टोरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 15 मीटर हाई स्टैचू लगाया गया है मैत्रेय बुद्धा का, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर सवाल ये भी आएगा कि मैत्रेय बुद्धा क्या हैं, तो ये फ्यूचर बुद्धा हैं, यानी बुद्धिज़्म के मानने वाले लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि जब कभी भी बुद्धिज़्म की सारी टीचिंग खत्म हो जाएगी तो ये यहाँ पर आएंगे। तो मैत्रेय बुद्धा एक तरीके से फ्यूचर बुद्धा माने जाते हैं। इनका 15 मीटर हाई स्टैच्यू थीक्से मॉनेस्ट्री लद्दाख में लगाया गया है। नामग्याल मॉनेस्ट्री की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, मैक्लॉयडगंज में, धर्मशाला में, और ये रेजिडेंस है 14th दलाई लामा का, जो कि यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं 1969 से। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी रिसेंटली दलाई लामा को कौन सा अवार्ड मिला है। इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है और ये करंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। टैबो मॉनेस्ट्री की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हायर एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस मॉनेस्ट्री को हम अजंता ऑफ द हिमालयास कहते हैं, तो टैबो मॉनेस्ट्री को अजंता ऑफ द हिमालयास कहा जाता है। रुमतेक मॉनेस्ट्री जो है ये सिक्किम में लोकेटेड है और ये तिब्बतन बुद्धिज़्म का काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। गंगटोक में ये लोकेटेड है। नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री जो कि मैंने आपसे कहा था ये कर्नाटका में लोकेटेड है। इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है और ये लार्जेस्ट नियंगम टीचिंग सेंटर्स है पूरे वर्ल्ड में। बैलकुप्पे कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसका मैप भी देख सकते हैं कि कौन सा मॉनेस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है। जो भी इम्पॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज थी वो मैंने आपको बता दिया। नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री कर्नाटका में है। मिनरोलिंग मॉनेस्ट्री उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है विच वेदा प्राइमरली कंटेन्स रिचुअल फॉर्मूलाज एंड डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। किस वेद में मुख्य रूप से अनुष्ठान सूत्र और बलिदान करने की विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर आपसे रिचुअल फॉर्मूलाज एंड डिटेल प्रोसीजर पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेदा में ये दिया गया है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि कौन सा ओल्डेस्ट वेदा है, उसके उपवेदा कौन से हैं। यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है ऋग्वेदा को, जहाँ पर नॉलेज ऑफ हाइम्स यानी कि सभी मंत्रों के बारे में दिया गया है कि जो भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनका कौन सा मंत्र है, किस तरीके से बोलना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वेदा में 1028 मंत्र दिए गए हैं और इससे रिलेटेड जो उपवेदा है वो है आयुर्वेदा, साइंस ऑफ लाइफ एंड मेडिसिन। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वेदास लिखे हुए हैं और यहाँ पर उपवेदा लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है यजुर्वेदा। यहाँ पे नॉलेज ऑफ रिचुअल्स यानी कि कौन से अनुष्ठान किस तरीके से करने हैं वो यजुर्वेदा में दिया गया है। और इससे एसोसिएटेड उपवेदा है धनुर्वेदा, साइंस ऑफ वॉरफेयर एंड आर्चरी यहाँ पर बताया गया है। सामवेदा की बात करें तो म्यूजिक का ओरिजिन यहाँ से माना जाता है। नॉलेज ऑफ मेलोडीज यहाँ पर दिया गया है और इससे एसोसिएटेड उपवेदा हो जाएगा गांधर्व वेदा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया है। गांधर्व वेदा में मार्गी संगीत के बारे में बताया गया था जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती थी। गांधर्व वेदा को साइंस ऑफ म्यूजिक, डांस एंड आर्ट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अथर्व वेदा है जो कि नॉलेज ऑफ डेली लाइफ की बात करता है और यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि इसमें मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल के बारे में दिया हुआ है जिससे कि क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो मैजिकल चार्म एंड स्पेल आप यहाँ से याद रखेंगे। इसका अगर आपसे उपवेदा पूछा जाएगा तो अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा अर्थशास्त्र, जहाँ पर साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको शिल्प वेदा भी अथर्ववेद का उपवेदा दिखाई देगा जो कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम वैदिक टाइम पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको डिवाइड करेंगे तो आपको दो तरीके से ये देखने को मिलेगा। एक को हम कहते हैं श्रुति और दूसरे को हम कहते हैं स्मृति। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। जब मैंने आपको वैदिक एज पढ़ाया था जो कि एंशियंट हिस्ट्री में है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि एक बार आप बेसिक कवर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम श्रुति की बात करते हैं। श्रुति दैट विच इज़ हर्ड, जिसको सुना जाए उसको श्रुति कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी वेदास हैं, ब्राह्मणास हैं और आरण्यकास हैं, इन सभी को लिखा नहीं गया किसी के द्वारा, सुना गया था, बाद में कंपाइल किया गया। तो इसमें वेदास हो जाएंगे, ब्राह्मणास, आरण्यक और उपनिषद। इसके अलावा अगर हम स्मृति की बात करें, दैट विच इज़ रिमेंबर्ड यानी जिसको याद किया जाए, जिसको लिखा जाए, तो इसमें स्मृतिस आएंगे। इसके अलावा इतिहास आएंगे, पुराण जो भी हैं वो इसी में आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने उपनिषद हैं टोटल, तो 108 हैं। इसके अलावा पुराण आपको 18 देखने को मिलेगा। एक सवाल यहाँ पर यह भी आएगा कि ये जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, इन सभी में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ये जो संहिता हैं इनमें मंत्रों का कलेक्शन दिया हुआ है। ब्राह्मणा में रिचुअल को और भी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। आरण्यक जो है फॉरेस्ट ट्रीटाइज है, जो भी साधु संत फॉरेस्ट में रहते थे, ध्यान लगाते थे जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, फॉरेस्ट में लिखी गई हैं। उपनिषद की अगर हम बात करेंगे तो जो भी फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या भगवान है या नहीं है, सत्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो फिलॉसफी से डील करती हैं वो उपनिषद में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस घन वाद्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय पारंपरिक संगीत के संदर्भ में घन वाद्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है।
सिंपल लैंग्वेज में आपको घन वाद्य का यहाँ पर डेफिनेशन बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। घन वाद्य सॉलिड और नॉन ट्यूनेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। प्राइमरीली इनको रिदम के लिए यूज़ किया जाता है फोक म्यूज़िक में। वैसे यहाँ पर आप सॉलिड देख करके ही आंसर मार्क कर सकते हैं, ये इसका कीवर्ड है। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा, ये तबला है, वीणा है, ये सरोद, हारमोनियम, शहनाई है, यहाँ पर संतूर भी है, सितार है और तानपुरा। इनको ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ दे प्रोड्यूस वाइब्रेशन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, इसके बेसिस पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दिस सिस्टम नोन एज द गांधर्व वेदा क्लासिफिकेशन, इसको गांधर्व वेदा क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। वैसे मोर फॉर्मल तरीके से अगर हम कहें तो ये नाट्य शास्त्र क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। पहला यहाँ पे हो जाएगा तत्वाद्य, जिनको हम कॉर्डोफोन्स कहते हैं, और ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पर स्ट्रिंग को अगर आप खींचेंगे तब वहाँ पर म्यूजिक प्रोड्यूस होगा। इसका एग्जाम्पल है सितार, सरोद, तानपुरा और संतूर। यहाँ पे देखिए, ये जो सरोद है इसमें भी स्ट्रिंग लगा हुआ है, सितार जो है उसमें भी स्ट्रिंग लगे होते हैं, संतूर और तानपुरा जो है यहाँ पर भी स्ट्रिंग लगा हुआ होता है। तो जब भी स्ट्रिंग लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट में तो उसको कॉर्डोफोन या तत्वाद्य कहते हैं। दूसरा यहाँ पे है सुषिर वाद्य। ये एरोफोन्स होते हैं, यानी कि विंड इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर आप विंड की हेल्प से म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, उनको सुषिर वाद्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बांसुरी, शहनाई एंड हारमोनियम। यहाँ से आपको इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। तीसरे टाइप का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है अवनद वाद्य, इसको मेम्ब्रेनोफोन कहते हैं। ये एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर स्ट्रेच्ड स्किन या फिर मेम्ब्रेन लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तबला है और पखावज इस इमेज में नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा होता है जिसको यहाँ पर खींच करके इसको बजाया जाता है। तो ये इसका तीसरा टाइप हो जाएगा अवनद वाद्य, ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। चौथा यहाँ पे है घन वाद्य, इडियोफोन्स कहते हैं इसको। ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनको ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मंजीरा, करताल एंड घटम, ये इसके एग्जाम्पल हैं और इसका टाइप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कलिंग इन स्विमिंग इज करेक्ट। यहाँ पे कहने की तैराकी में स्कलिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये स्विमिंग का एक टेक्निक होता है जहाँ पर वाटर को फील करना होता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कलिंग मेंटेन्स बैलेंस बाय मूविंग हैंड्स अंडर वाटर। तो पानी के अंदर किस तरीके से हैंड को मूव करते हुए बैलेंस बनाते हैं, उसी को स्कलिंग कहा जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है ताकि स्विमिंग करते टाइम ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें अच्छी से की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बाय विनिंग दी 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट एट न्यू दिल्ली इन 1951। यहाँ पर पूछा गया है 1951 में नई दिल्ली में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा जीतकर भारत के पहले एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कौन बने। वैसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है कि कहाँ पर पहला एशियन गेम हुआ था, लेकिन इस बार डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन नाग ने इसको जीता था। यहाँ से हम एशियन गेम्स को रिवाइज करेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। एशियन गेम 1951 में हुआ था पहला एडिशन, जिसको होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली, इंडिया में। मेजर वेन्यू इसका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जिसको कि नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते थे उस टाइम पर। इसको इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। इसका मोटो रखा गया था प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। अगर हम बात करें कि कितने यहाँ पे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। सभी कंट्रीज़ के नाम आपको याद नहीं रखने,
लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जिससे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने तो आप उसको कर पाए। यहाँ पर नंबर ऑफ एथलीट्स की बात करेंगे तो 489 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि इसमें जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था रघुनाथ पांडे ने, और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एशियन गेम के पहले एडिशन में गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में। तो जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट कि किसने यहाँ पर स्विमिंग में गोल्ड जीता, उसी तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्पोर्ट एंड इवेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 57 इवेंट हुए थे, 6 यहाँ पर स्पोर्ट खेला गया था। एथलीट्स में ट्रैक एंड फील्ड, एक्वेटिक्स में स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, फुटबॉल एंड वेट लिफ्टिंग यहाँ पर शामिल था। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एशियन गेम 1951 में एक नॉन मेडल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था जिसको टाइटल दिया गया था मिस्टर एशिया 1951। इसको इंडिया के ही परिमल रॉय ने जीता था। यहाँ से आपको इतनी चीज़ें रिवाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड राजा राम मोहन रॉय contribute to the movement against the practice of sati in early 19th century Bengal? राजा राम मोहन रॉय ने 19वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में किस प्रकार का योगदान दिया? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। उन्होंने समाचार पत्रों का उपयोग करके प्रचार किया और जो भी डिबेट होते थे वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। सती प्रथा के एबॉलिशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा को किसने अबॉलिश किया था तो उस टाइम पर इंडिया का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। इसके द्वारा सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था 4 दिसंबर 1829 को। ईयर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए कौन सा रेगुलेशन लाया गया था? सती प्रथा को एंड करने के लिए बंगाल सती रेगुलेशन 17 लाया गया, जिसके लिए एफर्ट किए थे राजा राम मोहन रॉय ने। स्कोप की बात करेंगे तो इनिशियली ये बंगाल में अप्लाई किया गया था, लेकिन 1830 के टाइम तक मद्रास और बॉम्बे में भी इसको अप्लाई कर दिया गया था। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने आत्मीय सभा इस्टेब्लिश किया था 1814 में। ब्रह्मो समाज इन्होंने ब्रह्मो सभा के नाम से बनाया था, बाद में इसका नाम ब्रह्मो समाज होता है 1828 में। इसका उद्देश्य क्या था अगर हम इसकी बात करें? टू प्योरीफाई हिंदुइज्म बाय प्रमोटिंग मोनोथीज्म एंड रिजेक्टिंग आइडल वर्शिप। इनका मानना था कि हिंदुइज्म को और भी पवित्र बनाएंगे मोनोथीज्म को प्रमोट करके। मोनोथीज्म का मतलब होता है कि जब आप एक भगवान पर विश्वास करते हैं, बिलीव इन वन गॉड, उसको मोनोथीज्म कहा जाता है। इन्होंने आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था। ही प्रमोटेड ए मॉडर्न साइंटिफिक क्यूरिकुलम एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स लाइक द इंग्लिश मीडियम एंग्लो हिंदू स्कूल 1822 एंड सपोर्टिंग द हिंदू कॉलेज 1817। तो इन्होंने स्कूल यहाँ पर ओपन किया था इंग्लिश मीडियम एंग्लो हिंदू स्कूल 1822 में, और सपोर्ट किया हिंदू कॉलेज को जो कि 1817 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अगर हम पत्रिका यानी कि जर्नल्स की बात करेंगे तो संवाद कौमुदी हो जाएगा, जो कि बंगाली लैंग्वेज में था और वीकली बेसिस पर पब्लिश किया जाता था। मिरातुल अखबार की बात करेंगे तो इसको पर्शियन लैंग्वेज में यहाँ पर पब्लिश किया जाता था, जिससे कि लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़े और वो यहाँ पर प्रेस फ्रीडम के लिए फाइट करें। इनके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके द्वारा बुक लिखा गया था परसेप्ट ऑफ जीसस, जिसको इन्होंने 1820 में पब्लिश किया। तुहफत उल मुहाद्दीन इन्होंने पब्लिश किया था 1803 में, और ये इनका पहला बुक पब्लिश हुआ था 1803 में। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको राजा का टाइटल किसने दिया, तो ये हमने मुगल का जो रिवीजन था वहाँ पे पढ़ा हुआ था। इनको राजा का टाइटल दिया गया था मुगल एम्परर अकबर II के द्वारा। इसके अलावा ये इंटरनेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। इंग्लैंड में इन्होंने ट्रेवल भी किया था और वहीं पर 1833 में इनकी डेथ भी हो गई थी। मुगल एम्पायर को हमने पहले की क्लासेस में कम्प्लीटली रिवाइज किया हुआ है। जो लोग भी क्लास 1 से देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें।
नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ द इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस संप्रीति 11 कंडक्टेड इन 2023। यहाँ पे कह रहे हैं कि संप्रीति 11 जो कि इंडिया बांग्लादेश के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 11वां एडिशन था, 2023 में ये किस लोकेशन पर कंडक्ट किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उमरोई मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया था। इंडिया और जो कंट्रीज़ हैं इनमें कौन कौन से एक्सरसाइजेज होते हैं इनको भी रिवाइज करेंगे। यहाँ से अभी आप जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको जान लीजिए कि कौन कौन सा एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ में होता है और वो किस तरह का एक्सरसाइज है। इसके जो लोकेशन है और जो लेटेस्ट एडिशन है इनको हम जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम आर्मी एक्सरसाइज की बात करेंगे तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। तो इंडिया और यूएसए का ये 2 आर्मी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। शक्ति एक्सरसाइज यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है और ये हमारा नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, तो इसके साथ में मित्र शक्ति होता है। सूर्य किरण यहाँ पे इंडिया नेपाल के साथ में होता है। धर्म गार्जियन जो है इंडिया जापान के बीच में होता है। हैंड इन हैंड जो कि पहले होता था इंडिया चाइना के बीच, अभी नहीं होता है। गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होगा। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार ये हमने देख लिया। अजय वॉरियर की बात करेंगे तो इंडिया और यूके के बीच में होगा। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है और ये अभी 17 फरवरी को ही एंड हुआ है। असम में इसको कंडक्ट किया गया है 2026 में, तो ये भी आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। विनबेक्स जो है यहाँ पे वियतनाम और इंडिया के बीच में। लेमाटिए एक्सरसाइज इंडिया और सिचेल्स के बीच में होगा। अगर हम नेवी की एक्सरसाइज की बात करें तो वरुण एक्सरसाइज होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। जिमेक्स में यहाँ पर इंडिया और जापान आप याद कर लेंगे, इनके बीच में होगा। सिम्बेक्स होता है सिंगापुर और इंडिया के बीच में। मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सी ड्रैगन एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जहां पर बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। एयर फोर्स एक्सरसाइज में गरुड़ एक्सरसाइज है, ये इंडिया फ्रांस के बीच होता है। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच होता है। ब्राइट स्टार इजिप्ट, यूएसए और इंडिया के बीच कंडक्ट किया जाता है। तो ये कुछ हाईली इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। इसका जो लेटेस्ट एडिशन और लोकेशन होगा वो करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम पर डील करेंगे। विच हिस्टोरिकल फिगर इज द संतोष ट्रॉफी लॉन्च्ड इन 1941 नेम्ड आफ्टर। 1941 में शुरू की गई संतोष ट्रॉफी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्रिकेट की ट्रॉफी से रिलेटेड है और प्रीवियस क्लास में क्रिकेट से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमने डिस्कस किया। सभी इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे ट्रॉफी होते हैं डोमेस्टिक वाले वो भी हमने देखे थे। लेटेस्ट एडिशन जो हुआ था आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में कंप्लीट रिवाइज कराया है, ये भी हमने वहाँ पर पढ़ा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनमंथा रॉय चौधरी के नाम पर इसको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिया गया है, पढ़ करके आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। असर्शन में दिया गया है द मूर्स लास्ट साई is acclaimed for its intricate narrative that blends historical event with magical realism to explore Indian identity and politics. Reason यहाँ पे दिया हुआ है the novel won the Booker Prize for its innovative storytelling and the profound cultural insight. तो यहाँ पे कहने की जो बुक है द मूर्स लास्ट साई ये अपनी मुश्किल कहानी के लिए मशहूर है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को जादुई यथार्थवाद के साथ मिलाकर भारतीय पहचान और राजनीति को दिखाया गया है। यहाँ पे कहने कि इस नॉवेल को अपनी कहानी कहने के तरीके के लिए बुकर प्राइज़ भी दिया गया। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिया गया है
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असर्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, रीज़न यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर ये जो बुक है उसको लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। इनके अगर हम इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे तो मिडनाइट चिल्ड्रन इन्होंने लिखा था 1981 में। ये जो है इंडिया का जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है उसके बारे में बात की गई है। इसको बुकर प्राइज़ मिला था। इसको बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज़ भी मिला है 1993 में। बेस्ट ऑफ द बुकर भी मिला है 2008 में। सैटेनिक वर्सेस इन्होंने लिखा था 1988 में। शेम की बात करेंगे तो 1983 में इन्होंने इसको लिखा था। और यहाँ पर भी जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवीज़न होता है उसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बताया गया है। मूर्स लास्ट साई इन्होंने 1995 में लिखा था, लेकिन इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ नहीं दिया गया है। विक्ट्री सिटी 2023 में इन्होंने लिखा था और ये 14th सेंचुरी का जो सदर्न इंडियन एम्पायर है उसके बारे में कहानी बताई गई है। अदर इनके जो बुक्स हैं उनमें है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, शालीमार, द क्लाउन, द इनचैंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस एंड हिज मेमोir नाइफ। तो इनका मेमोir है नाइफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं। हु लॉन्च्ड द भारत पोल पोर्टल। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत पोल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर इस पोर्टल के बारे में पूछा है तो सभी डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पोर्टल होते हैं इनसे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आगे के एग्जाम्स में। ये जो भारत पोल पोर्टल है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और इससे जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ये इंटरनेशनल क्राइम एंड कोऑपरेशन को हैंडल करेंगी। ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है 7 जनवरी 2025 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। इसको डेवलप किया जाएगा सीबीआई के द्वारा, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और ये इंटरपोल में इंडिया की तरफ से नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह सर्व करते हैं। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये भी आना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो पहले हम प्राइमरी पर्पस की बात कर लें, फिर मॉड्यूल्स को भी देखेंगे। इसका प्राइमरी पर्पस है टू रिप्लेस स्लो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन विथ ए रियल टाइम पेपरलेस सिस्टम। तो पहले जो बहुत ही धीरे और ट्रेडिशनल तरीके से कम्युनिकेशन होता था, लेटर भेजते थे, फैक्स भेजते थे और मैनुअल ईमेल, उसको अब रिप्लेस कर दिया जाए रियल टाइम पेपरलेस सिस्टम से। यहाँ पर इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट जो भी है उनको इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेकर के सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे कि ईडी है, एनआईए है और सीबीआई है। तो लोकल लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक के सभी जो इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा और डायरेक्टली ग्लोबल इंटरपोल नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे। इससे अगर कोई भी क्रिमिनल यहाँ पर क्राइम करके किसी और कंट्री में भाग जाता है तब भी उसको वापस ले आना, उसको पनिशमेंट देना यहाँ पर इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये जो भारत पोल पोर्टल है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट 5 मॉड्यूल हैं। अब ये मॉड्यूल भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये क्या है इसको मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको केवल ये जो कलर से लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है, इसी को आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ना इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर सबसे पहला मॉड्यूल है कनेक्ट मॉड्यूल। कनेक्ट मॉड्यूल क्या करेगा, ये सभी स्टेट और सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ इंटीग्रेट कर देगा, कनेक्ट कर देगा। दूसरा यहाँ पे मॉड्यूल है इंटरपोल नोटिसेस मॉड्यूल। पहले अगर कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके किसी और कंट्री में चला जाता था तो उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता था और कई कलर कोडेड अलर्ट जारी किए जाते थे फ्यूजिटिव्स के लिए। फ्यूजिटिव्स का मतलब होता है भगौड़ा। तो जो भी क्राइम करके भाग जाते थे उनके लिए नोटिस इशू होता था। तो अब इस पोर्टल के अंतर्गत ये जो नोटिस है ये भी काफ़ी फास्ट तरीके से इशू किया जाएगा, चीज़ें यहाँ पर डिजिटल होंगी। तीसरा यहाँ पे मॉड्यूल है रेफरेंस मॉड्यूल। रेफरेंस मॉड्यूल में ये कहा गया है कि जो भी क्राइम करके दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ की अथॉरिटीज़ से
किस तरीके से रिक्वेस्ट करना है कि वो उसको हमारी कंट्री में भेज दें क्योंकि वो हमारी कंट्री का क्रिमिनल है, तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। इट मैनेजेस फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी दूसरे कंट्री से असिस्टेंट लेने के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट इस रेफरेंस मॉड्यूल के द्वारा मैनेज किया जाएगा। चौथा यहाँ पे है ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल। यहाँ पे सीबीआई को अलाउ किया गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके 195 कंट्रीज में कहीं भी चला जाता है तो उसकी लाइव लोकेशन यहाँ पर शेयर की जा सकेगी, जिससे कि रैपिड तरीके से रिस्पॉन्स किया जा सके। पांचवा यहाँ पे मॉड्यूल हो जाएगा रिसोर्सेज मॉड्यूल। रिसोर्सेज मॉड्यूल एक तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ टेम्पलेट्स होगा, गाइडलाइन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मटेरियल होगा उन ऑफिसर्स के लिए जो कि इन सभी चीज़ों से डील करते हैं। यानी एक तरीके से जो भी चीज़ें की जानी हैं वो किस फॉर्म में की जाएंगी, उसका टेम्पलेट क्या होगा, गाइडलाइन क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, जिससे कि ऑफिसर्स जो भी नए इसमें आ रहे हैं वो भी इसको सीख सके जल्दी से और रेफरेंस लिया जा सके, टाइम यहाँ पर कम हो। तो एक तरीके से ये डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर काम करेगा। 5 मॉड्यूल यहाँ पर हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है? तो सबसे पहला फ़ायदा होगा फास्टर एप्रीहेंशन, यानी कि सभी इशूइंग अथॉरिटीज़ अगर एक साथ स्ट्रीमलाइन होंगी तो जो भी यहाँ पे क्राइम करके भाग जाते हैं उनको तेज़ी से ट्रैक किया जा सकेगा और पकड़ा जा सकेगा। सेकेंड यहाँ पे फ़ायदा होगा रियल टाइम डाटा। यहाँ पे जो भी फील्ड लेवल के ऑफिसर्स होंगे वो 19 टाइप्स का जो इंटरपोल डाटाबेस है वहाँ से तुरंत इंफॉर्मेशन को गेन कर सकेंगे। जैसे कोई भी क्रिमिनल होता है तो उनका जो स्टोलन ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, व्हीकल कौन सा यूज़ किया, फायर आर्म क्या है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों का जो इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम में एक्सेस किया जा सकेगा। कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम, जो भी क्रिमिनल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक कंट्री में ही क्राइम करें। कई बार क्या होता है कि जो हैकर होते हैं वो किसी दूसरे कंट्री में होंगे, उनका सर्वर किसी दूसरी कंट्री में होगा और उन्होंने जिसको शिकार बनाया है वो किसी तीसरी कंट्री में होगा। तो इस तरीके से जो साइबर क्राइम यहाँ पे किया जाता है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और फाइनेंशियल फ्रॉड है, इन सभी को कॉम्बैट किया जा सकेगा। इसके अलावा ट्रायल इन एब्सेंटिया जो है, जैसे कि हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है उसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन क्राइम करके भाग जाता है, अगर वो एब्सेंट है फिर भी उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ए कन्वेक्शनल रेनफॉल? संवहनीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीटिंग ऑफ एयर दैट राइजेस एंड कूल। जब भी हवा बहुत गर्म हो जाती है धीरे धीरे वो ऊपर उठना शुरू करती है कन्वेक्शनल करंट की वजह से, और जैसे जैसे ये वार्म एयर ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है। ठंडी हवा जो होती है वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती और ये रेनफॉल कर देती है, तो इसी को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। यहाँ से हम रिवाइज करेंगे कि 3 टाइप्स के जो रेनफॉल होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको इक्वेटोरियल एरिया के आसपास देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो हवाएं होती हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं और वार्म एयर जो होता है ये कन्वेक्शन करंट की वजह से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं इनका टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, ये ठंडी होती जाती हैं, और जो भी कोल्ड एयर होता है वो मॉइस्चर को ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर सकता, ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और बारिश कर देगा। तो ये होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा यहाँ पे होता है रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब भी कोई मॉइस्ट एयर जा रही होती है और वो माउंटेन की वजह से ऊपर उठ जाती है और क्लाउड का फॉर्मेशन करके बारिश करती है तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोल्ड एयर और वार्म एयर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ फ्रंट बनता है, तब रेनफॉल होती है, उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको लिखा हुआ है मैंने। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल 3 तरीके के होंगे, जिसमें कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा,
ये बहुत ही कॉमन होता है ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे कि इक्वेटर के आसपास के एरिया में। ये हॉट समर डेज जो होते हैं टेम्परेट जोन में, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान रखेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको कई बार 4 बजे होता हुआ दिखाई देगा आफ्टरनून के टाइम पर। इसी वजह से इसको हम 4 o'clock रेन भी कहते हैं। जब भी ये रेनफॉल होगा तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, थंडर और लाइटनिंग भी देखने को मिलता है। यूजुअली ये बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगा। दूसरा यहाँ पे है ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। ये जो अर्थ है उसके रिलीफ फीचर की वजह से होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये माउंटेन है और यहाँ से जब मॉइस्ट एयर जा रही है तो ये माउंटेन की वजह से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। इस वजह से जब मॉइस्ट एयर ऊपर जाएगी, वहाँ पर जब बारिश होगा तो उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। माउंटेन का ये वाला जो एरिया है जहाँ पर रेनफॉल हो गया है, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगी। इसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। इसके अपोजिट में यहाँ पर बिल्कुल ड्राई एरिया होगा, यहाँ पर बिल्कुल रेनफॉल नहीं होगी। इसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। विंडवर्ड साइड जो है ये लश ग्रीन एंड बहुत ज़्यादा वेट होता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट है इंडिया में। वहीं पर लीवर्ड साइड जो है ये रेन शैडो एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती। तो ये एरिया कैसा होगा, ड्राई या फिर सेमी एरिड होता है। फॉर एग्जाम्पल डक्कन प्लेट्यू। तीसरा यहाँ पे होता है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ये जो है मिड से लेके हाई लैटिट्यूड्स में होता है। यहाँ पर 2 अलग अलग एयर मासेस जब मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड एयर मास है और वार्म एयर मास है, जब ये मिलेंगे तो फ्रंट बनेगा और उसी की वजह से ये बारिश होती है। ये होता कैसे है, when a warm air mass meets a cold air mass, the lighter warm air is forced to slide over the denser cold air. This boundary is called a front. The rising warm air cools and condenses, forming clouds over a very large area. तो जब भी यहाँ पर वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में मिलते हैं, तो जो वार्म एयर होता है ये कोल्ड के ऊपर चला जाता है, क्योंकि वार्म एयर काफ़ी लाइट होगा और कोल्ड एयर डेंसर होता है। ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट होगी जिसको हम फ्रंट कहते हैं, और यही बाद में कूल होगा, कंडेंस होगा, बादल बनाएगा और बारिश होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो है ये काफ़ी घंटे तक होता रहता है और कई बार ये बहुत दिनों तक लगातार बारिश देखने को मिलती है। इट वेरीज फ्रॉम लाइट ड्रिजल टू हैवी रेन। कभी कभी आपको बहुत हल्की हल्की बारिश देखने को मिलेगी और कभी कभी हैवी रेन भी होता है, लेकिन कंटिन्यूअस होगा। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ मिनरल डिपॉजिट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से बताता है कि खनिज भंडार जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट जॉब। जहाँ पर मिनरल ज़्यादा होगा वहाँ पर इंडस्ट्री होगी और जॉब क्रिएट होंगी, तो इस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड रिप्लेसमेंट लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रतिस्थापन स्तर के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट करता है पॉपुलेशन जियोग्राफी से, जिसका डिटेल क्लास 40 मिनट से भी ज़्यादा का है, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे, लेकिन अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई ग्रोथ टू लो ग्रोथ अलाइंस विथ रीचिंग रिप्लेसमेंट लेवल। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च वृद्धि से निम्न वृद्धि की ओर संक्रमण प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने के साथ संरेखित होता है। अब ये जो यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये क्या है और इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, इनको भी हम देखते हैं।
यहाँ पर ये बताया गया है कि पॉपुलेशन जो है इसको 4 या 5 स्टेजेस में बांटा गया है कि किस फेज में किस तरीके से पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। इसके लिए यहाँ पर आपको ये ग्राफ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बोला गया कि पहले के टाइम पे यानी कि प्री इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी उस टाइम पर जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था ये काफ़ी ज़्यादा हाई था, क्योंकि उस टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो डेथ रेट भी वहाँ पर हाई था और बर्थ रेट भी हाई था। तो यहाँ पर ये जो है ये बर्थ रेट है और ये डेथ रेट, तो ये जब दोनों हाई रहेंगे तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टेज 2, जिसको अर्ली एक्सपैंडिंग एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला लेकिन डेथ रेट काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई होंगी, इसी के वजह से डेथ रेट बहुत कम हो गया और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर स्टेज 2 में ना अर्ली एक्सपैंडिंग देखने को मिला, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और जब भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है तो वो इसी में देखने के चांसेस होते हैं। तीसरा यहाँ पे आया, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है यहाँ पर बर्थ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से डेथ रेट भी कम हो रही हैं, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कम हैं तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कम ही रहेगा। इसके आगे यहाँ पर बर्थ रेट और भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, डेथ रेट भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और स्टेज 5 में दोनों चीज़ें डिक्लाइन कर जाएंगी। तो ये 5 स्टेजेस हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं। स्टेज 1 में मैंने आपको बताया ये हाई स्टेशनरी ग्रोथ का टाइम रहा है। बर्थ रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला, क्योंकि लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग था, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी था, तो बर्थ रेट ज़्यादा था। डेथ रेट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि फेमाइन आते थे, प्लेग देखने को मिला, पुअर सैनिटेशन था, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। जब यहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा और डेथ रेट भी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये कैसा होगा, बहुत ही स्लो या फिर स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो दोनों है ना, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि 10 लोगों का यहाँ पे बर्थ हुआ, 10 लोगों की डेथ हो गई तो नेट गेन 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो या फिर स्टेबल था। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज 2 आता है, अर्ली एक्सपैंडिंग का टाइम। यहाँ पर भी बर्थ रेट अभी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, तो कल्चरल हैबिट जो होता है ये टाइम लगता है चेंज करने में। डेथ रेट यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से कम होता है, क्योंकि फूड सप्लाई इम्प्रूव हुआ, सैनिटेशन आया, बेसिक हेल्थ केयर की वजह से लोगों की मृत्यु कम होने लगी। तो जब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना आपको दिखाई देगा और यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी आपको देखने को मिलेगा सब सहारन अफ्रीकन नेशन में, और साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। तीसरा स्टेज यहाँ पर है लेट एक्सपैंडिंग का, जिसको लेट डेवलपिंग भी कहते हैं। यहाँ पर बर्थ रेट धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि शहरीकरण ज़्यादा हो गया है, कॉन्ट्रासेप्शन का एक्सेस है, फीमेल एजुकेशन इंक्रीज हुआ है, तो बर्थ रेट यहाँ पर स्टेज 3 में कम होगा। डेथ रेट यहाँ पर अभी भी नीचे जा रहा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा यहाँ पर? पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर इंक्रीज होगा, लेकिन जो रेट होगा इंक्रीज का वो कम होगा। इसका एग्जाम्पल अभी इंडिया है, मैक्सिको, ब्राज़ील, ये इसी स्टेज में हैं। इंडिया में भी आप देख रहे होंगे कि बर्थ रेट अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने का जो रेट है वो कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ग्रोथ 5% होता था तो अभी 2% हो रहा है, तो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज कम दिखाई देगा। फोर्थ स्टेज यहाँ पर है लो स्टेशनरी का, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बर्थ रेट भी कम है, इसके अलावा डेथ रेट भी कम है, क्योंकि फैमिली जो है वो कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं,
तो यहाँ पे बर्थ रेट कम हो जाएगा। मेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो डेथ रेट भी कम है। जब दोनों चीज़ें कम होंगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़ीरो या फिर बिल्कुल कम देखने को मिलेगा, जिससे कि पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल यूएसए, कनाडा एंड चाइना है। फिफ्थ यहाँ पे है डिक्लाइनिंग या पोस्ट इंडस्ट्रियल या मॉडर्न वर्ल्ड जो है, यहाँ पर बर्थ रेट जो है ये डेथ रेट से भी नीचे जाएगा, एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। डेथ रेट अभी भी कम है, लेकिन एजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से थोड़ा बहुत डेथ रेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा, तो यहाँ पर बर्थ रेट डेथ रेट से भी नीचे है तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन यहाँ पर श्रिंक कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जापान, जर्मनी एंड इटली। यहाँ पर अब हमने ये सारी चीज़ें तो जान ली कि कौन कौन सा स्टेज है। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इसको क्वाइन किया था W.S. थॉम्सन ने 1929 में। इसको और भी डेवलप किया था और फेमस किया था फ्रैंक W. नॉटेस्टिन ने 1945 में। एक चीज़ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब भी पॉपुलेशन ट्रिगर होता है, ट्रांजिशन होता है, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़, तो वो किस वजह से हो सकता है। तो ट्रांजिशन जो है पॉपुलेशन में, वो टेक्नोलॉजी यानी कि मेडिकल या एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की वजह से हो सकता है। सोशल चेंज यानी कि एजुकेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से भी लोगों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ दिखता है। यहाँ पर हमने इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें निसार मिशन पूछा गया है, जो कि ऑलरेडी डिटेल में कवर हो चुका है। क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई इज द निसार मिशन डिजाइंड टू रीविजिट द सेम लोकेशन एवरी 12 डेज। निसार मिशन को हर 12 दिनों में एक ही स्थान पर पुनः जाने के लिए क्यों डिजाइन किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, टू अचीव टेम्पोरल रेजोल्यूशन फॉर ग्लोबल कवरेज एंड लैंड डीफॉर्मेशन मॉनिटरिंग। तो ये हर 12 दिन में सेम लोकेशन पर इस वजह से आता है, जिससे कि ये सभी का अच्छी तरीके से यहाँ पे मॉनिटरिंग कर पाए, और इसके अलावा लैंड में अगर कुछ भी डीफॉर्मेशन हुआ है तो उसको भी मॉनिटर कर पाए, ग्लोबल कवरेज कर पाए। तो हर 12 दिन पे ये घूम करके सेम लोकेशन पर आता है। यहाँ पर अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच बायोमोलिक्यूल्स एक्ट्स एज द प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल। कौन सा जैव अणु पशुओं में प्राथमिक ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए। यहाँ पर एनिमल पूछा गया है, तो ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर्ड रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होगी, तो वो स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स पार्लियामेंट्स अथॉरिटी रिगार्डिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में संसद के अधिकार को कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है या दर्शाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सेटअप ट्रिब्यूनल्स फॉर वाटर डिस्प्यूट एंड बार एससी रिव्यू। यहाँ पे आर्टिकल 262 में ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट को कि वो जो भी रिवर डिस्प्यूट होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती हैं, जिसके डिसीजंस या फिर जिसके प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू नहीं करेगा। तो ये पावर यहाँ पर पार्लियामेंट के पास है आर्टिकल 262 के अंतर्गत। अब यहाँ से ना आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट के बीच में कौन कौन से रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, उसके लिए कोई ट्रिब्यूनल बना है या फिर नहीं। तो अभी हम एक्टिव रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे जो कि इंडिया में बनाए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2, जिसको 2004 में इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि कृष्णा रिवर के वाटर को लेकर के कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र यानी 4 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है। 2004 में इसका ट्रिब्यूनल बना है। सेकंड यहाँ पे है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, 2018 में बना है
और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में ये यहाँ पर डिस्प्यूट है। तो 36 का आंकड़ा है, यहाँ पे 18 का डबल करेंगे तो 36 ही आएगा। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो ट्रिब्यूनल है वो 2018 में बना। तीसरा यहाँ पे है महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, 2010 में इसको बनाया गया था। गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट है। रवि एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल 1986 में बना है और इनके वाटर को लेकर के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर डिस्प्यूट है। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट यहाँ पर बनाया गया ट्रिब्यूनल 2010 में। आंध्र प्रदेश और इसके अलावा उड़ीसा में इस पर डिस्प्यूट है। तो ये यहाँ पर ट्रिब्यूनल हैं। किस स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है वो भी यहीं से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिसेस दैट द साउंड ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन्स whistles changes in pitch or frequency as the train passes by. This phenomenon is explained by. यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, ट्रेन की सीटी की आवाज़ की पिच बदल जाती है जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है। इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि ये कौन सा फिनोमिना है। तो ये हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो ट्रेन का विसल है ये पास आते टाइम पे तेज़ी से सुनाई देगा, जैसे जैसे ट्रेन दूर जाएगी तो ये जो साउंड है ये कम सुनाई देगा। इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, जो कि हम फिजिक्स के साउंड वाले चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे कोई भी साउंड का सोर्स ऑब्जर्वर के पास आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, आपको आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देगी। जैसे जैसे ये ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, आवाज़ आपको दूर जाते टाइम कम सुनाई देती है। तो इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफेंस दैट माइट फॉल अंडर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर BNS। BNS के तहत छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत कौन सा अपराध आता है। तो ये जो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं ये ग्रुप में या सिंगल भी किए जा सकते हैं, छोटे छोटे क्राइम जिसके लिए 1 से लेकर 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक गिरोह के द्वारा की गई चोरी जो है ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएगा, और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये BNS के सेक्शन 112 में आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्कीम्स इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना को ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने के लिए लाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में जो भी स्कीम दिया गया है उसको भी यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कीम है यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये मैंने आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में पिछली क्लासेस में कवर कराया है। तो क्लास 1 से देखिएगा, 1 2 3 4, फिर ऐसे करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे अगर हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करें तो 2019 में लॉन्च किया गया था। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, जो कि फार्मर को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है उनके ओल्ड एज में। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी फार्मर हैं जब वो 60 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं तो उनको पेंशन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वही है, टू प्रोवाइड ए गारंटीड मंथली पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैव लिटिल टू नो सेविंग। यानी उन फार्मर को यहाँ पर ये मंथली पेंशन देंगे जो कि मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास बहुत कम या फिर ना के बराबर सेविंग है। इसका जो बेनिफिट है इसमें क्या दिया जाएगा, तो यहाँ पर मिनिमम अश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा 3000 रुपीज़ का, और 60 ईयर्स का एज जब हो जाएगा तब मिलेगा। इन केस अगर ये फार्मर यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है तो ये पेंशन उनकी फैमिली में जाएगा, यानी कि उनके स्पाउस को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 3000 मिलता था, तो इनकी डेथ के केस में 50% यानी कि
1500 पेंशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये स्कीम केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का कल्टीवेबल लैंड है। एंट्री एज इसमें 18 से 40 ईयर्स तक है और यही क्वेश्चन हमने पिछले के क्लासेस में किया था जिसके माध्यम से मैंने आपको ये पूरा स्कीम रिवाइज कराया था। ये जो स्कीम है ये एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। यहाँ पे जो फार्मर हैं वो 55 रुपीज़ से 200 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर जमा कराएंगे। इसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम अमाउंट उनकी तरफ से जमा करती है जो कि 60 ईयर्स एज हो जाने के बाद में मंथली पेंशन के रूप में वापस दिया जाता है। दूसरा यहाँ पे है परंपरागत कृषि विकास योजना। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की वजह से इसको लाया गया था। ये एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यहाँ पर अपनाया गया है जिससे कि सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाए और केमिकल फ्री फूड मिले। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसका? टू सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एंड रिड्यूस्ड फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है जिससे कि फार्मर महंगे महंगे केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भर ना रहे। क्लस्टर बेस ये अप्रोच है। यहाँ पर फार्मर्स का ना ग्रुप बनाया जाएगा जिसको क्लस्टर कहते हैं। यहाँ पर 50 या फिर 50+ फार्मर एक क्लस्टर में होंगे जिनके पास रफली 50 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर सभी का मिला करके हो जाएगा। तो इनको सिखाया जाएगा ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को यहाँ पर अडॉप्ट करने के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। फार्मर्स यहाँ पे जो हैं उनको 50,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर मिलेगा फॉर 3 ईयर्स और इसका जो लार्ज पोर्शन है यानी कि 31,000 ये डायरेक्टली दिया जाएगा वाया डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र जिससे कि वो सीड, बायो फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स को ले सके। यहाँ पर फंडिंग का रेशियो ध्यान रखना है। जब कभी भी कोई स्कीम होता है तो वहाँ पर जनरली 60:40 का रेशियो होता है। 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट है तो वहाँ पर 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, 10% फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो भी फार्मर यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं तो उनको PJS इंडिया यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के अंतर्गत सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट पर लेबल लगा सकेंगे कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिससे कि लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और उसको खरीद सकेंगे। अगला यहाँ पर आता है SHC यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च किया गया। ये स्कीम मेडिकल रिपोर्ट की तरह है। यहाँ पर फार्मर्स को बताया जाएगा कि उनके सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। अगर फार्मर्स ये जान जाएंगे तो उनको काफ़ी आसानी होगी अपने सॉइल को अच्छा बनाने में, यानी जो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे उसका वो यूज़ कर पाएंगे। इसका मोटो रखा गया है स्वस्थ धरा खेत हरा। ये जो कार्ड है ये एक प्रिंटेड रिपोर्ट होगा जो कि हर फार्मर को 2 सालों पर प्रोवाइड किया जाएगा उनके लैंड होल्डिंग के लिए। यहाँ पर 12 पैरामीटर्स होंगे जैसे कि कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो और फिजिकल पैरामीटर यहाँ पर बताया जाएगा और इनमें से सॉइल के अंदर जिस चीज़ की कमी होगी उसका यूज़ फार्मर कर सकेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू स्टॉप द गेस वर्क इन फार्मिंग, यानी कि फार्मर्स का कई बार फसल अच्छा नहीं होता तो वो गेस करते हैं कि इसमें ये चीज़ की कमी होगी, पर यहाँ पे अब गेस वर्क नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट में चीज़ें बता दी जाएंगी कि किस चीज़ की कमी है। यहाँ पर क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र लेना है और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। इससे फार्मर केमिकल्स को बहुत ज़्यादा ओवर अप्लाई नहीं करेंगे। इससे उनका मनी भी सेव होगा और सॉइल डिग्रेडेशन भी रोका जा सकेगा। फोर्थ यहाँ पे है आत्मा, यानी कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसको लॉन्च किया गया था 2005-06 के टाइम पर।
ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो कि साइंटिफिक रिसर्च होता है और फार्मर का फील्ड उनके बीच में ब्रिज का काम करती हैं। यहाँ पे इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था 1997 में, और इसको 10th प्लान के टाइम पे, जो 10th 5 ईयर प्लान था उसके टाइम पर 252 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया। बाद में इसको 691 डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड कर दिया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें टू मेक द एक्सटेंशन सिस्टम द डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज फार्मर ड्रिवन एंड अकाउंटेबल। यहाँ पे ये कहा गया था कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उनमें जो टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज है उसको फार्मर के नज़रिए से बनाएंगे और अकाउंटेबल होगा। इसमें की फंक्शन यही है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, यानी कि जो नई फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लैब से एक्चुअल फील्ड तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा यहाँ पे कहा गया कि ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसान मेलास, वर्कशॉप यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिससे कि फार्मर यहाँ पर विजिट कर सकेंगे रिसर्च सेंटर पर और जान सकेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ करनी हैं। तीसरा इसका यहाँ पर की फंक्शन है मल्टी सेक्टोरल। बाकी स्कीम जो है वो केवल क्रॉप्स पर फोकस करते हैं, बट ये एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करता है एलाइड सेक्टर के साथ में, जैसे कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज पर भी बात होगी। यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लोकल फार्मिंग नीड को ये रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन और रीज़न दिया गया है, इनमें से आपको पढ़ करके सही वाला ऑप्शन बताना है। असर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सपोर्ट्स इन्वेस्टर क्लियरेंसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि NSWS सिस्टम जो है ये इन्वेस्टर का जो क्लियरेंस होता है, यानी कि बिजनेस के लिए जो अप्रूवल होता है, उसको ये सपोर्ट करता है। रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, इट वर्क्स एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री। यहाँ पे कहने कि ये एक अलग मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, तो रीज़न बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर असर्शन बिल्कुल सही है, रीज़न यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है इसको 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि जिन भी बिजनेसेस को अप्रूवल लेना है उसको एक ही विंडो से क्लियरेंस मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बेस्ड ऑन 2024 ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI, which of the following best describes global trends in tourism development condition? 2024 के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर पर्यटन विकास में वैश्विक रुझानों का वर्णन क्या है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर क्या ट्रेंड देखने को मिला। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मोस्ट टॉप 30 स्कोरर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज फ्रॉम यूरोप एंड एशिया पैसिफिक। यहाँ पे जो टॉप 30 कंट्रीज़ हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में, वो ज़्यादातर हाई इनकम कंट्रीज़ हैं यूरोप की या फिर एशिया पैसिफिक की, क्योंकि जो हाई इनकम है वो डेवलप्ड हैं और वहाँ पर ही लोग ज़्यादा ट्रेवल एंड टूरिज्म करते हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पर एक ट्रेंड देखने को मिला। अब यहाँ से देखिए इंडेक्स से डिटेल में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम इस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि ये कब लॉन्च होता है, हर साल होता है या फिर 2 सालों में एक बार होता है। ये जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है ये बाईएनियल है। बाईएनियल का मतलब होता है कि हर 2 साल पे इसको रिलीज़ किया जाता है। लेटेस्ट एडिशन इसका 2024 मई में रिलीज़ हुआ था, तो इस बार भी इसी के आसपास 2026 में रिलीज़ होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको रिलीज़ कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है और ये कोलैबोरेट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरी के साथ में। अगर हम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करेंगे 2024 के अकॉर्डिंग, तो 119 कंट्रीज़ में इंडिया का 39th रैंक है। रीजनल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। यहाँ पर इंडिया के अलग अलग रैंक भी बताए गए हैं, जैसे कि इंडिया ने कल्चरल रिसोर्स में 9th रैंक हासिल किया, नेचुरल रिसोर्सेज में 6th रैंक पर है,
प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी या सस्ती है, इसमें 18th नंबर पे है। ओवरऑल इंडिया का 39th रैंक है। यहाँ पर अब हम डायमेंशन की बात करेंगे तो ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स होता है, यहाँ पर 17 पिलर्स हैं और 5 डायमेंशन है। इसी 5 डायमेंशन में 17 पिलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कौन कौन से डायमेंशन हैं। यहाँ पर पहला डायमेंशन है इनेबलिंग एनवायरनमेंट। इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री में कोई ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसा है, हेल्थ और हाइजीन कैसा है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेडीनेस कितना है। दूसरा यहाँ पे देखा जाता है ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी एंड इनेबलिंग कंडीशन। यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्राइस सस्ता है या फिर महंगा है, इंटरनेशनल तौर पे ये कितना ज़्यादा ओपन है, कितनी सुविधाएं हैं यहाँ जाने के लिए। तीसरा यहाँ पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। चौथा यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म डिमांड ड्राइवर, यानी कि आप किसी भी कंट्री में क्यों जाते हैं, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे अट्रैक्शन पॉइंट हैं जहाँ पे आप जाते हैं। तो ये चीज़ें नेचुरल और कल्चरल भी हो सकती हैं, तो वो इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से डिमांड ड्राइवर हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे बहुत सारे लोग पेरिस जाते हैं आईफिल टावर देखने के लिए, तो ये उसका डिमांड ड्राइवर है। यहाँ पर 5th डायमेंशन हो जाएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी। किसी भी कंट्री में कितना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, सोशियो इकोनॉमिक रेजिलियंस कितना है, ये देखा जाता है। तो 5 यहाँ पर डायमेंशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉटम रैंक पर कौन आया था, तो माली कंट्री यहाँ पर 119th नंबर पे आया था। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखेंगे और इससे हम अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है दी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2023 एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। 2023 में शुरू की गई अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का लक्ष्य क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट पैचेस इन अरावली रेंज। अरावली पर्वतमाला में जो भी वन क्षेत्र खत्म हो गए हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, रीस्टोर किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ से अब हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या, कब लॉन्च किया गया। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को 2023 मार्च में लॉन्च किया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। तो ये अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, और स्टेट जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इन सभी के एफर्ट से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी एम ये है कि ग्रीन बैरियर बना दिया जाए, जिससे कि अरावली रेंज जो कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर पहला एम है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे इसका जो डेजर्ट एरिया है वो यहाँ से धूल आती है और बहुत ही ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसका ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन ना हो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, इसको रोकना इसका उद्देश्य है। दूसरा यहाँ पे है लैंड रीस्टोरेशन, टू रीस्टोर 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। यहाँ पर ये बोला गया है कि 5 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड डिग्रेड हो चुका है उसको 2030 तक फिर से पुनर्जीवित या फिर रीस्टोर कर लिया जाएगा। और ये जो इंडिया का कमिटमेंट है, ये बॉर्न चैलेंजेस जो हैं उनसे भी अलाइन करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे इसका ये भी उद्देश्य है कि कार्बन सिंक को बढ़ा दिया जाए। कार्बन सिंक क्या होता है? जब भी हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाते हैं तो कार्बन जो है फॉरेस्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इससे इंडिया अपने नेट ज़ीरो एमिशन गोल को भी अचीव कर लेगा। टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर टू एक्ट एज ए कार्बन सिंक, हेल्पिंग इंडिया अचीव इट्स नेट ज़ीरो गोल, जो कि 2070 का टारगेट है।
यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी लक्ष्य रखा गया है कि जो यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाएगा उससे वाइल्ड लाइफ और नेटिव फ्लोरा वहाँ पे जो हैं उनको भी रीस्टोर कर लिया जाएगा। तो ये कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं। स्टेटमेंट में इधर उधर करके चीज़ें दे दी जाती हैं, तो वहाँ पर ध्यान होना चाहिए। अगर हम इसके स्कोप एंड डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया था कि अरावली रेंज के किनारे हम बफर एरिया क्रिएट कर देंगे दोनों साइड से, जिससे कि इसको बचाया जा सके, जिसकी लेंथ 1400 किलोमीटर होगी, जिसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई 5 किलोमीटर होगी दोनों साइड से। जैसे यहाँ पर अरावली रेंज है तो यहाँ पर 5 किलोमीटर और इधर 5 किलोमीटर। ये 4 स्टेट को कवर करता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। दिल्ली यहाँ पे स्टेट नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये किसको किसको कवर करता है। इसके की कंपोनेंट की बात करेंगे तो एफॉरेस्टेशन यानी यहाँ पर नेटिव स्पीशीज़ के प्लांट लगाने की बात की गई है। बोला गया है कि यहाँ पर नीम, पीपल और बबूल जैसे जो लोकल प्लांट यहाँ पे हैं जो कि इस क्लाइमेट को सूट करते हैं, उनको लगाया जाएगा। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन भी किया जाएगा, जिससे कि 75 वाटर बॉडीज़ को यहाँ पर फिर से इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए वन पंचायत बनाया जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट काउंसिल, वुमेन का ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिससे कि वो इस ग्रीन बेल्ट को प्रोटेक्ट कर सके और मेंटेन कर सके। सॉइल प्रोटेक्शन भी यहाँ पर किया जाएगा। ये इसके की कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। यहाँ पे कहने की ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री है वो 3 टाइप का हो सकता है। पब्लिक सेक्टर का जो इंडस्ट्री होगा इसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगा। अगर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री है तो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास उसका ओनरशिप होगा। अगर ये ज्वाइंट सेक्टर का इंडस्ट्री होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का है और कुछ यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल का है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे आर ज्वाइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसको हम ज्वाइंट सेक्टर कहेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है, तो इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन को हम जानेंगे। इनको 4 मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इंडस्ट्री में किस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, इसके आधार पर हम 4 टाइप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला यहाँ पे आता है प्राइमरी सेक्टर, जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। जब भी हम नेचर से किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनमें जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं उनको प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग। ये प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। यहाँ पर की फीचर क्या है, डायरेक्ट यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो डेवलपिंग नेशंस होते हैं जैसे कि इंडिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो इसी में लगा हुआ होता है। ये जो सेक्टर है यहाँ पे जो भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की भी होता है कई बार। दूसरा यहाँ पे आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। द सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल हमें मिला है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा और फिनिश्ड गुड या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड की जाती है। सेकेंडरी सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें स्टील प्लांट हो जाएगा, टेक्सटाइल मिल है, ऑटोमोबाइल असेंबली एंड फूड प्रोसेसिंग। इसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो वर्कर होते हैं उनको ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। तीसरा यहाँ पे आता है टर्शियरी सेक्टर, जो कि सर्विसेज सेक्टर होता है और यहाँ पे फिजिकल गुड प्रोड्यूस नहीं होते, यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसके लिए आपको सर्विसेज मिलेगी, आप बैंकिंग में जाते हैं
तो बैंक जो होता है वो तो आपको दिखता है, लेकिन बैंकिंग का जो फैसिलिटी है उसको आप टच नहीं कर सकते, वो एक सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड रिटेल, ये सभी सर्विसेज सेक्टर का पार्ट हैं। इंडिया जो है सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता है और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का है। यहाँ पे जो वर्कर होते हैं सर्विस ओरिएंटेड, उनको पिंक कॉलर वर्कर्स कहते हैं, और जो क्लरिकल या प्रोफेशनल वर्कर होते हैं इन्हीं सेक्टर में, उनको वाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। ये यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, लेकिन ये जो टर्शियरी सेक्टर है इसी का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होता है क्वाटर्नरी सेक्टर, जो कि नॉलेज बेस्ड होता है। इट फोकसेस ऑन नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल सर्विसेज। तो ये नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी। यहाँ पे इनोवेशन पर फोकस किया जाता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स पर फोकस होता है। अगर हम 5th सेक्टर की बात करें तो ये क्विनरी सेक्टर हम कह देते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है। ये हाईएस्ट लेवल होता है सर्विसेज सेक्टर का, जहाँ पर टॉप लेवल के डिसीजन मेकर्स होते हैं, और ये इंडिया के या किसी भी कंट्री के इकोनॉमी और पॉलिसी को आकार देते हैं, शेप देते हैं। एग्जाम्पल इसका है गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीईओज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, टॉप साइंटिस्ट इसी में आएंगे। इसको हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस कहते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं ये इसी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम 2 बार कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। विच अथॉरिटी डिसाइड्स वेदर ए बिल इज़ अ मनी बिल? कौन सी अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है, और डिसाइड करने का काम स्पीकर ऑफ द लोकसभा का होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उसके बाद हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। व्हाट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट सीवियरली हैम्पर्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ अर्बन लाइट पोल्यूशन? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शहर के प्रकाश प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कौन सा खगोलीय अवलोकन सबसे अधिक बाधित हो रहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, डीप स्काई जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि नेबुला एंड गैलेक्सीज, ये अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो उनको ऑब्जर्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, और आज मैंने यहाँ पर 8 या 9 आई थिंक 9 करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। काफ़ी छोटे छोटे हैं, कुछ 1 लाइनर भी हैं, तो इसको हम रिवाइज करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय इंडियन एस्ट्रोनॉमर? इंडियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा नई स्पाइरल गैलेक्सी को डिस्कवर किया गया है, आपको उसका नाम बताना है। तो इस गैलेक्सी का नाम है अलकनंदा। तो इसको राशि जैन और योगेश वाडेडकर के द्वारा डिस्कवर किया गया है। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको कहाँ से डिस्कवर किया गया है, तो इसको नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो है पुणे में, वहाँ से डिस्कवर किया गया। यहाँ पर जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो गैलेक्सी है ये 1.5 बिलियन ओल्ड है। इसको आइडेंटिफाई करने की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप का यूज़ किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट इज़ द करंट आरबीआई रेपो रेट एज ऑफ February 2026? यहाँ पर बोला गया है कि फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग आरबीआई का रेपो रेट कितना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5.25%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज किया है, तो ये हो गया है 5.25%, पहले था 5.5%। अगर आपसे पूछा जाए कि रेपो रेट क्या होता है, तो ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। तो आरबीआई जब इनको लोन देगा तो कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट होगा। आरबीआई के द्वारा इस पर जो इंटरेस्ट लिया जाएगा उसी को रेपो रेट कहेंगे।
तीसरा यहाँ पर करंट अफेयर्स है, इन विच सिटी हैज़ द कैग इस्टेब्लिश द न्यू सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। तो ये 4th नंबर का इनका सेंटर है, हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। इसको क्यों सेटअप किया गया है? टू मॉडर्नाइज पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक डाटा एनालिटिक्स, AI एंड मशीन लर्निंग। तो जो भी यहाँ पे ऑडिटिंग की जाती है उसको मॉडर्नाइज करने की वजह से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। प्रेजेंट टाइम में कैग हैं के संजय मूर्ति। 4th करंट अफेयर्स है, विच बैंक हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द RBI एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक इन 2025। RBI के द्वारा यहाँ पर 3 बैंकों को सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो वो बैंक कौन कौन से हैं? तो ये है SBI, ICICI और HDFC बैंक। ये DSIBs यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर टू बिग टू फेल, यानी कि ये ऐसे बैंक हैं अगर ये फेल होंगे तो नेशनल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इनको जो है यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ये बैंक जो हैं ये सेफेस्ट एंड क्रिटिकल कंसीडर किए जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच पेमेंट सिस्टम इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय द IMF। यहाँ पे कहने कि IMF के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम किसको बताया गया है? तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और यहाँ पे ग्लोबली 49% का ट्रांजैक्शन होता है। 6th नंबर का करंट अफेयर्स है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब लोकेटेड। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसको अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन के लिए भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने लॉन्च किया, तो इसको अनंत टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है, जिससे कि इंडिया में इंडिजिनस नेविगेशन टेक्नोलॉजी को और भी बूस्ट किया जा सके डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए। इसको इनॉग्रेट किया गया है इसरो के चेयरमैन V नारायणन के द्वारा। तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। 7th नंबर का करंट अफेयर्स है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। तो ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है श्री वासुदेव देवनानी ने। ये बुक बेस्ड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पर। तो ये पूछा जा सकता है। इस बुक को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CP राधाकृष्णन। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स यहाँ पे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज कोस्ट गार्ड फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल कौन सा है? तो ये हो जाएगा समुद्र प्रताप। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने बनाया और किसने इनॉग्रेट किया। तो इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको कमीशन किया गया है। ये इंडिया का जो कैपेबिलिटी है मरीन ऑयल स्पिल जो हो जाते हैं और इससे जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। लास्ट करंट अफेयर्स यहाँ पर है, हु इज़ द यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन टू रिसीव द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फ्रॉम ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि यंगेस्ट और एशिया के पहले कौन व्यक्ति हैं जिनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? तो ये हैं अनंत अंबानी, क्योंकि इन्होंने एनिमल के वेलफेयर के लिए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने जामनगर में वनतारा जो इनिशिएटिव लिया है इसकी वजह से ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये है हमारी आज की क्लास, जहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं डिटेल में एजुकेटिव बेस्ड, और यहाँ पर 9 करंट अफेयर्स भी मैंने आपको रिवाइज कराया है। और ये दिसंबर के ऑलमोस्ट आपके जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है इन 9 क्लासेस के थ्रू। इसके बाद हम किसी और मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो इस वजह से ये जो क्लासेस हैं ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है, अच्छी लगी है क्लास, तो इसको हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून,
कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।